2023 में फोर्ब्स इंडिया वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर की एक लिस्ट पब्लिश करती है एंड इसमें शाहरुख खान की 4th पोजीशन थी। $770 मिलियन यानी 6,400 करोड़ रुपए की उनकी नेटवर्थ थी, जो कि किसी और हॉलीवुड स्टार जैसे कि जैकी चैन या टॉम क्रूज से कहीं ज्यादा थी। पर शॉकिंग बात यह है कि बॉलीवुड का किंग कहलाने वाले शाहरुख खान मूवीज के थ्रू ना के बराबर पैसे कमाते हैं। इनफैक्ट उनकी टोटल नेटवर्थ का सबसे छोटा पोर्शन शायद उनकी मूवी से ही आता होगा। मैंने पिछले 15-20 साल में किसी से ये नहीं बोला मुझे फिल्म का पैसा चाहिए, लेकिन मैं दूसरे काम इतने करता हूँ और उनसे कमाता हूँ और उनसे खाता हूँ। पर फिर क्वेश्चन ये उठता है कि एक एक्टर होने के बावजूद एक्टिंग से सबसे कम पैसे कमाने के बाद आखिर शाहरुख खान एशिया के रिचेस्ट और वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट एक्टर कैसे बन गए। तो देखो, शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर होने के साथ साथ एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है और आज की इस वीडियो में हम उनकी बिजनेस जर्नी को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास घर से आया हुआ लड़का बिना किसी बैकग्राउंड के बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार और दुनिया का रिचेस्ट एक्टर कैसे बन गया। आप बचपन से दिल्ली में ही रहे? जी हाँ, दिल्ली में 65 तलवार नसीम पूसा रोड। फिर उसके बाद मेरी स्कूलिंग सेंट कोलंबस में, 12th के बाद हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स। शाहरुख खान की करियर की शुरुआत होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में, जहां पर वो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कर रहे थे। एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ उनको कॉलेज में ही एक्टिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया था और वो कॉलेज के ड्रामा क्लब्स में भी काफी ज्यादा परफॉर्म किया करते थे। कुछ ही टाइम में उन्हें एक्टिंग से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि वो अपनी डिग्री छोड़कर मुंबई आ गए एक एक्टर बनने के लिए। पर मुंबई में काम मिलना इतना आसान नहीं था जितना शाहरुख खान ने सोचा था। उस टाइम पर वो दिल्ली से मुंबई आए थे अपनी जेब में सिर्फ 20 रुपए लेकर। उनके पास ना तो रहने के लिए कोई घर था और ना ही पैसे। जब मैं मुंबई आया मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। सो आई रिमेंबर राजीव कॉल्ड मी एंड गिव मी मनी फॉर माय किराया ऑफ माय हाउस। कुछ महीने मुंबई में धक्के खाने के बाद और काफी सारे ऑडिशंस देने के बाद शाहरुख खान को फाइनली 2 टीवी सीरीज ऑफर होती है जिनका नाम था फौजी और सर्कस। और 1990 तक आते आते इन 2 टीवी सीरीज ने शाहरुख खान को काफी ज्यादा पॉपुलर कर दिया था और पॉपुलैरिटी के साथ आ रहे थे पैसे। बट जैसे ही उनका करियर टेक ऑफ करना शुरू करता है वैसे उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। He lost the most important person in his life, his mother। शाहरुख खान अपनी मम्मी के बहुत ही क्लोज थे और 1981 में उनके फादर की डेथ के बाद उनकी मम्मी ही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी और अपनी मदर की डेथ के बाद वो एकदम अकेले हो जाते हैं। शाहरुख खान टीवी शोज तो कर रहे थे बट उनकी मदर हमेशा उनको एक मूवी में देखना चाहती थी और उनकी डेथ के 1 साल बाद ही 1992 में शाहरुख खान को अपनी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी मिलती है जिसका नाम था दीवाना। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट होती है एंड साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाती है। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल जाता है, शाहरुख खान। और आने वाले 7-8 साल में शाहरुख खान सही में बॉलीवुड के किंग बन जाते हैं। उनकी काफी सारी मूवीज बहुत ज्यादा हिट हो जाती है जैसे कि करण अर्जुन, बाजीगर, DDLJ, दिल तो पागल है, मेनी मोर। इन मूवीज में अपनी एक्टिंग के थ्रू शाहरुख खान रियल वर्ल्ड में भी एक कल्ट लाइक फॉलोइंग बना लेते हैं। उस टाइम पर वो एक्टिंग से अच्छे खासे पैसे तो कमा रहे थे बट उनके मन में अभी भी एक डर था, फ्लॉप हो जाने का डर। एक्टिंग एक ऐसा करियर है जहां पर सक्सेस गारंटीड नहीं है। आज आप पॉपुलर हो, आज आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हो बट आज से 5 साल बाद ऐसा हो सकता है कि आप फ्लॉप हो जाओ एंड एक भी पैसा ना कमाओ। बॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार में से एक राजेश खन्ना भी एक टाइम पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे एंड उनको भी काफी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। दीपक तिजोरी, मुनीश बेल, करण नाथ, इन सब ने भी 1990s में शाहरुख खान के साथ ही बॉलीवुड में एंट्री ली थी बट आज इनको कोई भी नहीं जानता। शाहरुख खान को भी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जाने का डर था। उनको पता था कि उनको एक्टिंग के अलावा भी कुछ करना पड़ेगा और इस टाइम पर अपनी करियर की पीक पर थे। हर एक मूवी हिट जा रही थी एंड करोड़ों रुपए आ रहे थे। तब शाहरुख खान को लगा कि यही बेस्ट टाइम है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का और तब उन्होंने 1999 में अपने को एक्टर जूही चावला एंड उनके हस्बैंड जे मेहता के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था ड्रीम्स यूनाइटेड। पर जिस डर की वजह से शाहरुख खान ने कंपनी स्टार्ट करी थी उनका ये डर एक्चुअल में रियलिटी में बदल गया। ड्रीम्स यूनाइटेड ने करोड़ों रुपए लगाकर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अशोका और चलते चलते जैसी मूवीज को प्रोड्यूस किया पर ये तीनों की तीनों मूवीज बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से एक फेलियर थी। उनके प्रोडक्शन कंपनी के स्टार्टिंग की 2 मूवीज ही अपने बजट को रिकवर तक नहीं कर पाई और शाहरुख खान के करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में डूब गए। उस टाइम पर अमिताभ बच्चन की एब्सेंस में शाहरुख खान को कौन बनेगा करोड़पति जैसे बड़े शोज भी होस्ट करने का मौका मिला बट ऑडियंस को शाहरुख खान बिल्कुल भी पसंद नहीं आए एंड नेक्स्ट सीजन में अमिताभ बच्चन ने ही शाहरुख खान को वापस रिप्लेस कर दिया। शाहरुख खान ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ये टाइम उनके करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट था पर ही टुक अ वेरी स्मार्ट डिसीजन
2003 में उन्होंने अपनी कंपनी ड्रीम्स यूनाइटेड को बंद करके अपनी वाइफ गौरी खान के साथ एक और प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया जिसका नाम था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। और इस बार उनकी पहली फिल्म मैं हूं ना सुपर हिट गई। 25 करोड़ में बनी इस मूवी ने 70 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाए बॉक्स ऑफिस पर। फिर 2007 में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने उस टाइम की सबसे आइकॉनिक मूवी और सबसे बड़ी मूवी प्रोड्यूस की जिसका नाम था ओम शांति ओम। इसका बजट 40 करोड़ रुपए था और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ से भी ज्यादा की अर्निंग की थी। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट हिट मूवीज प्रोड्यूस करने की एक मशीन बन चुकी थी, बट शाहरुख खान यहाँ पर भी नहीं रुके। उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया एंड उसकी 2 और कंपनीज खोल दी। रेड चिलीज वीएफएक्स जो सिर्फ वीएफएक्स पर फोकस करती थी और रेड चिलीज इडियट बॉक्स जिसने काफी सारे टीवी शोज को प्रोड्यूस किया था। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की दोनों कंपनीज काफी ज्यादा अच्छा कर रही थी और शाहरुख खान साल के 500 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रहे थे। और इसका सबसे बड़ा रीजन था शाहरुख खान का बिजनेस में इंटरेस्ट होना। वो कहीं और भी अपने पैसे डाल सकते थे बट उन्होंने उसी बिजनेस में पैसे डाले जो उनको सबसे अच्छे तरीके से आता था एंड वो था मूवीज बनाना। मूवीज के अलावा शाहरुख खान को एक और चीज में इंटरेस्ट था एंड वो था क्रिकेट। और 2008 में शाहरुख खान के पास क्रिकेट में भी एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई। 2008 में आईपीएल का अनाउंसमेंट हुआ और शाहरुख खान एंड जूही चावला ने साथ में मिलकर 630 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओनरशिप खरीद ली। शाहरुख खान को पता था कि इंडिया में 2 ही चीज से लोग सबसे ज्यादा ऑब्सेस्ड है, फर्स्ट इज बॉलीवुड एंड सेकंड इज क्रिकेट। और मूवीज के बाद ये बिजनेस भी उनको खूब पैसा कमा कर देगा, बट रियलिटी में इसका एकदम ऑपोजिट हुआ। आईपीएल के स्टार्टिंग के 3 साल में उनकी टीम ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया। 2008, 2009 एंड 2010 में केकेआर टाइटल तो छोड़ो बट प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पाई थी। इस टाइम तक शाहरुख खान की फैमिली ने भी उनको केकेआर को बेचने के लिए कहा। टीम की इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि शाहरुख खान भी रोने लगे। A few times that I've really cried alone is when my team was in South Africa. You know, losing 9 matches and people saying that I'm the one who's done X and then there was a gentleman writing on the internet. इसके बीच वानखेड़े स्टेडियम में भी उनके साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है जिसकी वजह से उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। मूवी बिजनेस तो शाहरुख खान ने क्रैक कर लिया था बट ये जो क्रिकेट का बिजनेस था वो उनको बहुत ही महंगा पड़ रहा था। पिछली बार जब उनको बिजनेस में लॉस हो रहा था तो उन्होंने अपनी कंपनी को डिसॉल्व कर लिया था बट इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2011 के आईपीएल ऑक्शन में केकेआर ने गौतम गंभीर को $2.4 मिलियन में खरीदा एंड बस इस एक मूव से उनकी पूरी किस्मत बदल गई। 2011 के सीजन में केकेआर की टीम ने पहली बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया और फिर 2012 एंड 2014 में आईपीएल टाइटल तक जीता। आज की डेट में केकेआर 3 टाइटल्स के साथ आईपीएल की 3rd मोस्ट सक्सेसफुल टीम है और ब्रांड वैल्यूएशन के मामले में केकेआर 3rd पोजीशन पर है विद अ ब्रांड वैल्यूएशन ऑफ मोर देन $216 मिलियन। 2014 में दूसरा आईपीएल टाइटल जीतने के बाद शाहरुख खान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग गया इस बिजनेस के अंदर। इसलिए जब 2015 में वेस्ट इंडीज ने अपनी खुद की T20 लीग स्टार्ट करी तब शाहरुख खान ने वहां भी ट्रिबैंगो नाइट राइडर्स की ओनरशिप खरीद ली एंड गेस व्हाट, उनका ये डिसीजन काफी प्रॉफिटेबल निकला। अगले 6 साल में उन्होंने 4 बार सीपीएल के टाइटल अपने नाम किए। इसके बाद शाहरुख खान ने सीपीएल वुमेन लीग में भी एक टीम खरीदी जो कि फर्स्ट सीजन की विनर बनी थी। शाहरुख खान को दिख रहा था कि आईपीएल की मैसिव सक्सेस के बाद काफी सारी कंट्रीज T20 लीग स्टार्ट कर रही है और इसमें उनको एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दी। वेस्ट इंडीज के बाद शाहरुख खान ने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और यूएसए की लीग में भी टीम्स खरीदी और आज ये सारी की सारी टीम्स एक ही ग्रुप के अंडर एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है द नाइट राइडर ग्रुप। एंड इफ यू डोंट नो तो ये आईपीएल टीम्स एक फ्रेंचाइजी मॉडल के अंडर पैसा कमाती है। आपने देखा होगा कि हर एक टीम प्लेयर की जर्सी पर कुछ ना कुछ ब्रांड लोगोस रहते हैं। ये सारी कंपनीज और ब्रांड्स आईपीएल की टीम को पैसे देती है ताकि वो सारे लोग अपनी जर्सीज पर उनके लोगो लगा सके। ऐसे उस ब्रांड की प्रमोशन हो जाती है एंड आईपीएल टीम को ब्रांड स्पॉन्सरशिप का पैसा मिल जाता है। काफी सारी टीम्स तो एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ भी एक एड कैंपेन रन करते हैं और इसका सारा पैसा उन प्लेयर्स को नहीं मिलता बट उस टीम की फ्रेंचाइजी को मिलता है। इतने सारे ब्रांड्स तो केकेआर को डबल ट्रिपल पैसा भी देते हैं ताकि शाहरुख खान उनकी जर्सी को स्टेडियम में पहनकर आए एंड इनडायरेक्टली उनका भी प्रमोशन हो जाए। इसके अलावा केकेआर के खुद के मर्चेंडाइज स्टोर भी है जहां पर वो कैप्स, टी शर्ट एंड बाकी एसेसरीज भी बेचते हैं। अब बहुत लोगों को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एंड केकेआर के बारे में तो पता है बट बहुत लोगों को ये नहीं पता कि शाहरुख खान एक बहुत ही बड़ी कंपनी के इन्वेस्टर भी हैं जिसका नाम है किड्जेनिया। ये कंपनी बेसिकली 4 साल से लेकर 16 साल के बच्चों के लिए एक थीम पार्क बनाती है। 2012 तक ही किड्जेनिया 21 कंट्रीज में एक सक्सेसफुल ब्रांड बन चुकी थी और किड्जेनिया का इंडिया में आने के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ शाहरुख खान का ही है। शाहरुख खान इस कंपनी में 26% स्टेक होल्ड करते हैं जो कि बहुत बड़ी बात है एंड इसके साथ साथ उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके साथ साथ वो काफी सारे और ब्रांड्स के भी ब्रांड एम्बेसडर है जैसे कि Hyundai, डिश टीवी, ICICI बैंक, लक्स और दुबई टूरिज्म। और यही है शाहरुख खान का नेक्स्ट
नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। शाहरुख खान से पहले बॉलीवुड में ब्रांड एंडोर्समेंट को एक चीप हरकत माना जाता था, बट शाहरुख खान वाज द फर्स्ट वन टू नॉर्मलाइज इट। I think, like I was going to say, that I was one of the first ones to start endorsements at this level. There was a time when actors looked down upon advertising. आज की डेट में शाहरुख खान सिर्फ एक ब्रांड शूट का 5 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, और ये सारे ब्रांड ज्यादा से ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है शाहरुख खान को, बिकॉज दे नो द ब्रांड वैल्यू ऑफ किंग खान। आज की डेट में शाहरुख खान एक एक्टर नहीं है बट एक ब्रांड है। उनकी इतनी सारी मूवीज फ्लॉप जाती है बट फिर भी उनको काफी सारी ब्रांड डील्स मिलती है, क्योंकि आज वो एक ब्रांड बन चुके हैं एंड फर्क नहीं पड़ता उनकी मूवीज कैसे परफॉर्म कर रही है, बट वो खुद में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। बट मोस्ट पीपल डोंट नो कि शाहरुख खान फिलहाल मूवी से एक भी पैसा चार्ज नहीं करते। वो अपनी एक्टिंग का एक पैसा भी चार्ज नहीं करते। उन्होंने ना जीरो जैसी फ्लॉप मूवी से एक पैसा कमाया था और ना ही जवान जैसी हिट मूवी से कोई पैसा कमाया है, और उनकी इस वियर्ड स्ट्रैटेजी के पीछे उनका स्मार्ट बिजनेस माइंड भी है। शाहरुख खान एक्टिंग के पैसे लेने की जगह उस फिल्म प्रोड्यूसर के साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग डील में रहते हैं। जैसे 2023 में रिलीज हुई जवान में उनका 60% प्रॉफिट शेयर था, मतलब अगर मूवी फ्लॉप होती है तो उनके सारे पैसे जाएंगे एंड अगर मूवी हिट होती है तो उनको 60% ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा। इससे प्रोड्यूसर का रिस्क बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, इसलिए वो ऐसी डील्स को साइन कर लेते हैं। एक्टिंग के पैसे चार्ज करके शायद शाहरुख खान 20-30 करोड़ रुपए कमा लेते, बट इस प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के थ्रू उन्होंने 200 से भी ज्यादा करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म्स, क्रिकेट और अपने पर्सनल ब्रांड से पैसे कमाने के अलावा शाहरुख खान एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में भी करते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर तो उनका मुंबई का ही घर है मन्नत, जो कि 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। मुंबई और दिल्ली के बंगलोज के अलावा शाहरुख खान दुबई और लंदन जैसी जगहों पर भी काफी एक्सपेंसिव रियल एस्टेट ओन करते हैं, जिनकी वैल्यू आराम से 100 करोड़ से भी ज्यादा होगी। अपने सारे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ही आज शाहरुख खान की टोटल नेटवर्थ 6000 करोड़ से भी ज्यादा है। एक ब्रिलियंट एक्टर होने के साथ साथ उनके पास एक बहुत ही शार्प और जीनियस बिजनेस माइंड भी है, एंड इसी वजह से निखिल कामत भी शाहरुख खान से बिजनेस एडवाइसेस लेते हैं। One night I go to Shahrukh's house. The both of us sit down and chat for 4 hours, Very 5 intelligent hours, also. 6 hours, and the kind of advice the man gives is incredible. I go to him just for Gyan. We'll call him Hemant. और उनका यही ब्रिलियंट बिजनेस माइंड है जिसकी वजह से शाहरुख खान आज साल में कोई मूवीज करे बिना भी साल के करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जिसमें मैं यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज के बिजनेस को डिकोड करता हूं, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, एंड अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।